मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या मन करता है? बायो। और तो एक काम करो ना, बोर्ड बोर्ड का तैयारी नहीं करना, खाली बायो पढ़ते रहो, बायो के मास्टर नहीं बन जाना, ठीक? हाँ, तो फिर उसके लिए ना केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को ना फिर लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। आगे बात समझ में? उछलो नहीं कि हम खाली बायो पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे वैसा। तो अभी जब तक तुम 12th पास नहीं कर लेते ना, तब तक तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। हैं? हाँ, तो 10th उसके बाद 12th होता है ना। अगर तुम्हें बायो में भी मन लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि 10th के बाद तुम 12th के लिए जाओगी तो बायो ही रखोगी, तो बायो रखोगी, तुम्हें फिजिक्स रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेगी? हाँ, तो आराम से होम साइंस ले लेना, नो टेंशन, होम पे रहो, नो टेंशन, ठीक है? आराम से बैठ के सीधा जाना पूर्णिया कॉलेज, परीक्षा देने जाना, आ जाना, घर में बैठे रहना, खाना, फूल जाना, और बस आराम से, ठीक है? सही रहेगा ना आरसीस के लिए? तुम जैसे काम चोरों के लिए मैं आरसी सही है। इतने कामचोर बच्चे बताओ अभी से ही, अभी तो 9th में इतने कामचोर बन रहे हो, बताओ। अरे थोड़ा पढ़ लो, अभी मौका है तुम्हारे पास अच्छा सा। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम, याद है? तुम तो थे नहीं लास्ट क्लास में ना? थे? क्या बताया था? वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन कराया था। हाँ चलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था मेरे ख्याल से, ये हो गया था। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था। उसके बाद इसी पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये बता दिया था। इसमें जो बताया था मैंने, क्या बताया था कि टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी रहती है ना, हमेशा कांस्टेंट रहती है, या किसी भी सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जितनी उसकी इनिशियल एनर्जी होती है उतनी उसकी फाइनल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। यही लिखा है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एक्स्ट्रा कुछ कुछ एनर्जी होती है, उसको हम जल्दी काउंट नहीं करते। दो ही एनर्जी काउंट करेंगे हम, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका पूरा का पूरा चीज बता, एक सिस्टम बनाया। कौन सा सिस्टम था? बॉल को फ्री फॉल कराने वाला सिस्टम था। और इसमें मैंने दिखाया था हर पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चाहे तुम टॉप पे देखो, बॉटम पे देखो, या फिर बीच में कहीं भी देखो, इसकी एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। हमने बस एक पूरी तरह से इसका निकाल के भी दिखाया था, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सभी जगह मैंने निकाला था, और देखा सब जगह क्या आ रहा था? 1200 जूल ही आंसर आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके बाद मैंने ये पोजीशन बी पे दिखाया था, वो भी 1200 जूल आया था, सी पे भी 1200 जूल आया था, और डी पे भी 1200 जूल ही आया था आंसर हमारा। उसके बाद हमारा बच गया था क्या? ये क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन कराने के बाद मैंने, हाँ, ये बचा था हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सवाल तुम्हें डीपीपी में मिल जाएगा और मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तुम्हें 11th में भी देखने को मिलेगा। तो कुछ किसी को पता है पहले मोमेंटम का फॉर्मूला? तुम बताओ मोमेंटम फॉर्मूला। बदमाश, ये बदमाश बोल रही है। हैं? M1? M1 क्या? M1? अच्छा, M1 माइनस M2, और पता नहीं। तुम्हें पता है? क्लास नहीं होगी तो कहाँ से पता चलेगा? तुम्हें पता है? तुम्हें मोमेंटम नहीं पता है? भूल गई इतनी सारी चीजें? तुम पढ़ती ही कब हो? अरे रहने दो, बस बहानेबाजी तुम जितना कर लो काफी है। मोमेंटम मैंने बताया था। अरे भाई यार, मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम सीधा क्या लिखते हैं?
m इंटू वी। हाँ ठीक है, पावर का भी सिंबल p ही होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है m इंटू वी लिखते हैं इसको। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, इसमें तो थी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाँ बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड। मैं धन्य हो गया, तुम्हें इतना तो याद है कम से कम, मुझे लगा ये भी याद नहीं होगा, मैं कितना गंदा पढ़ाता हूँ हैं। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है, दोनों में रिलेशन आता है, ठीक है, दोनों का रिलेशन आता है, वही रिलेशन हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी को तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, के भी लिख सकते हो, ठीक है, के भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। रिलेशन आता है हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये रिलेशन आता है। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा किस तरह से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, क्या अच्छा देखो, अब ये आता कहां से है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के इक्वल टू लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। हमें अपने से करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसका एक प्रूफ आता है, कुछ हमें मानना पड़ता है कि भाई इसका मास m है, वेलोसिटी v है, ऐसा जा रहा वैसा जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी दोनों फॉर्मूले से हम क्या करते हैं ना, कुछ अपने से सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेशन करते आ जाता है हमारा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं, देखो अगर हम इक्वल साइन के इधर और इधर सेम चीज से, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है। अगर मान लो हमने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तो कट जाएगा वापस। लेकिन अगर हम नहीं काटेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ निकल के आता है वापस, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k इंटू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ, हाफ m इंटू एम वी स्क्वायर। क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि m इक्वल टू हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू एम को एम स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद एक सेकेंड, तो उसके बाद के एम इक्वल टू हाफ एम वी होल स्क्वायर लिख सकते हो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, तो हम दोनों क्या करेंगे, कंबाइन कॉमन लेके स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो के एम इक्वल टू बताओ हाफ एम वी इक्वल टू क्या होता है, एम वी इक्वल टू क्या होता है, पी। तो क्या यहां पर अब पी का वैल्यू रख सकते हो, पी इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो सकता है, यहां पर हो जाएगा। तो बताओ क्या पी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 2km आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को इधर कर दो, पी इसको अकेले छोड़ दो, क्या पी स्क्वायर इक्वल टू 2km आया, आ गया। तो यही तुम्हारा एक रिलेशन आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा रिलेशन आता है, अगर हमने के का मान निकाला तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इसके नीचे आ जाएगा क्या, हाँ। तो यहां पर के इक्वल टू आ जाता है पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक। के इक्वल, या फिर उससे पहले P इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2km, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारा आता है यहां पर k का वैल्यू, k क्या होता है भाई, पी स्क्वायर बाई 2m,
ये फॉर्मूला यूज आएगा, अभी बताऊंगा। हाँ, न्यूमेरिकल से बताऊंगा किस तरह से आता है। तो पीछे कर दे। ये रिलेशन आता है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तुम्हें याद रहने चाहिए, ये याद रहने चाहिए, ये और P इक्वल टू √2km, ये याद होने चाहिए। इस पे सवाल जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तुम्हारी डीपीपी में भी है, मॉड्यूल में भी मिलेगा सवाल, तो कर लेना इसके बाद। आज आई थिंक इसका लास्ट क्लास ही होगा वर्क एनर्जी का। हाँ, आज पावर भी हो जाएगा ख़त्म। हो गया, चलो। हो गया, वाह। अब देखो इसी में केसेस बनते हैं, अलग अलग केसेस बनेंगे। और वो केसेस क्या होता है, अगर मान लो m कांस्टेंट हो, मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। एक ही बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, मोमेंटम का रेशियो कितना होगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं पहले केस लिखा देता हूँ, ठीक है, डेरिवेशन करा देता हूँ, फिर सवाल करेंगे इस पे। पहला केस है, if mass of the body इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या है, मास कांस्टेंट है, मास या m इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। मतलब सेम मास से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा और मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा। अगर मास सेम है तो पहला काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा ½ mv²। तो अगर हमारा मास सेम है, मास अगर हमारा सेम है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पर प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के स्क्वायर का। मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा उसके काइनेटिक एनर्जी होगा, है कि नहीं होगा। अगर मान लो कि 1 kg का मास है, 1 kg के मास को पहले मैंने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या
उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी 4 मीटर पर सेकेंड से फेंकने से होगा? होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और उसका स्क्वायर है तो क्या होगा? मास तो कांस्टेंट है हमारा, 2 ही केजी, 1 ही केजी का बॉडी है। उसको मैंने एक बार 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, एक बार 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से आता है रेशियो निकालने के लिए कि रेशियो कैसे निकालोगे। ठीक है, दो अलग अलग बार हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अलग अलग उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैसे निकालोगे? तो सीधा सिंपल सा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो K1/K2 इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। और मोमेंटम के लिए क्या होगा? बी, मोमेंटम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? V के, वेलोसिटी के। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? P1/P2 क्या हो जाएगा? सिर्फ V1/V2। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा P1/P2 का और K1/K2 का। और अगली बार अगर हमने क्या किया, मान लो कि मास को अभी कांस्टेंट किया था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ मास पे। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा उसकी मोमेंटम, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है? तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा केस भी लिखा देता हूं, लिख लियो इसको, इतना जल्दी लिखो। इस पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन, मास 5 kg moves with है, अच्छा बॉक हो गया, ब्लॉक। ठीक है, moves with a velocity v have kinetic energy equals k। ठीक है, then find kinetic energy of same block when it moves with 4 moves with velocity of 4v। ये तुम्हारा सवाल है। ये सवाल है, सवाल ये है, एक ब्लॉक है 5 kg का ब्लॉक है, जब उसके पास वेलोसिटी v है ना, v वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? k है। ठीक है, तो कह रहा है अगर उसकी वेलोसिटी 4v हो जाएगा, मतलब ये है कि 4 टाइम्स अगर उसकी वेलोसिटी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, कितनी टाइम्स हो जाएगी? हम्म, सिंपल सा है।
सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ब्लॉक है 5 kg का है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कह रहा है अगर सेम ब्लॉक, मतलब 5 kg का ही ब्लॉक, वही ब्लॉक अगर 4v से, मतलब 4 टाइम्स ऑफ देयर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अगर 4 टाइम्स वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स होगी? ठीक है, तो 4v। तो यहां पर बताओ मास क्या है? यहां पर तुम्हारा कांस्टेंट ही है, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 kg कांस्टेंट है क्योंकि सेकेंड टाइम में भी वही सेम मास यूज हो रहा है। तो तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया? v1 इक्वल टू कितना है? v, और v2 इक्वल टू क्या है? 4v। तुम तरीके से भी निकालोगे तो वही सेम चीज आएगा, मतलब k1 निकाल लो, k1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। फिर k1 अपॉन k2 करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला वही बनेगा, m से m कट जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा? v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से भी करोगे फिर भी वही आएगा। तो देखो यहां से क्या करना है तुम्हें, यहां से करना है k1 अपॉन k2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ v1 कितना है? v सिर्फ v है, डिवाइडेड बाय 4v का होल स्क्वायर। यहां मर जाएगा, कौन मरेगा? v और v मर जाएगा। क्या बचा यहां पर? 1/16। तो इंप्लाई दैट क्या? k2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? k2 निकालना है हमें ना, सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? k1 इक्वल टू तो k हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ k1 इक्वल टू 16k। सिक्सटीन कैसे आया? 1/4v था, v से v कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इसीलिए आया। ठीक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। आया इतना? अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए ना तो मास पे दोनों डिपेंड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ता है। ठीक है, अब है दूसरा क्या? अब दूसरा तुम्हारा रिलेशन क्या आता है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी कांस्टेंट, देन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? तो देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था p²/2m निकाला था। हमने क्या बोला है कि मोमेंटम बॉडी का क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मोमेंटम बॉडी का क्या है? कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? किसके प्रोपोर्शनल होगा? काइनेटिक एनर्जी किस पर प्रोपोर्शन होगा यहां से बता सकते हो? अगर काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या बोला? मोमेंटम कांस्टेंट बोल दिया था, गलत बोल दिया था। यहां पर क्या कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू √2km। ठीक है, तो k तो हमारा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो p क्या हो जाएगा? p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, ये √m के, क्योंकि हमारा √2 भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा? किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? √m के, 2km √m के। ठीक है,
तो यहां से अगर हमें P1 अपॉन P2 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन M2, बस इतना। अगर दूसरा केस, इसी में पहला ये हो गया और दूसरा ना, ये तीसरा केस होना चाहिए। इफ P इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तब क्या होगा? मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब K इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K2 इक्वल टू M2 अपॉन M1 हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होने के कारण से क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। और ये देखो, अभी तुमने एक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर मोमेंटम कांस्टेंट है ना, तब ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनवर्स रिलेशन में आएगा। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा तब वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसको तुम ज्यादा याद नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सवाल आएगा सीधा क्या? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब। तो ये इस पर तुम ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि भाई क्या होना चाहिए? मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए बॉडी का, और ये तुम्हें कभी ऐसा सवाल देगा नहीं। सवाल सिंपल सा आएगा, बनता है। उसके लिए तुम्हें कंडीशन दिया जाता है ना कि इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन फाइंड K1 अपॉन K2। कंडीशन दे देगा तब तुमसे पूछेगा। मोमेंटम कांस्टेंट तो तुम्हारे इस तरह से बनेगा, इसलिए तुम इसको ज्यादा याद नहीं रखोगे, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस रिलेशन पे सवाल बनता है। उसके बाद इस रिलेशन पे भी सवाल बनता है, K1 अपॉन K2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर आता है। उसके बाद P1 अपॉन P2 इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन M2 आता है। इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सवाल तो मैं कराऊंगा इस पे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेते हैं, टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, सवाल हम अगली क्लास में कर लेंगे। लिख लियो क्या इसको? इसको नहीं लिखना तुम लोग, छोड़ देना, तुम्हारे काम का नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। कट लगा देना, ठीक है, कट लगा देना उस पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ मैंने बताया था क्या? M1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। यहाँ पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, और वहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इसीलिए तुम वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। ठीक, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग देखे हो कभी? हाँ, तुम्हारे बाल बांधने वाले आते हैं ना, स्प्रिंग जैसा कुछ आता है? नहीं आता है? अच्छा, रबर आता है? रबर क्लचर में होता है ना, फिर रबर आता है? रबर स्प्रिंग जैसा काम करता है। रबर को तुम खींचते हो इस तरह से, क्या उसको छोड़ने के बाद अपने पोजीशन में आ जाता है, अपना साइज रिगेन कर लेता है, शेप रिगेन कर लेता है? नहीं करता। तुम जब खींच के 2 साल तक छोड़ दोगे तो बड़ा नहीं होगा है? एकदम से पकड़ो छोड़ो तो क्या होगा? अपना शेप रिगेन कर लेता है वापस से। क्यों कर लेता है ऐसा? हाँ, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है ना? हाँ हाँ, वही है स्प्रिंग, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। स्त्री देख के आई है ना, कब का देख लिया, इसमें तो तुम माहिर हो। तभी तो मैंने डायलॉग मारा। हाँ, तो स्प्रिंग तुम लोगों ने सबने देखा होगा, तुम्हारे पेन में भी लगा रहता है, टिप 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 टिप, उस पेन में ना स्प्रिंग। तो होता किस टाइप का है?
इस टाइप का होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, एक वॉल से कनेक्ट करके रखा है, बांध के रखा है, और यहां से हमने क्या किया, फोर्स लगा के खींचा। फोर्स लगा के जब खींचते हैं ना, ये क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, खिंच जाता है। जब हम इसको खींच रहे होते हैं ना, हमने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की तरफ आता तो है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओ, क्या ये स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचता है? नहीं खींचता है। मतलब तुमको ये दे देता है इधर लाने को, फिर खींचता है ना। जब हम इसको इधर की तरफ खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग क्या करता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और जितने भी स्प्रिंग होते हैं ना, उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, जितने भी स्प्रिंग होता है उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, उसको हम कहते हैं के। और ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। जो हमने ये फोर्स लगाया ये होता है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया होता है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। लेकिन स्प्रिंग क्या करता है ना, अपनी तरफ एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एस, स्प्रिंग फोर्स। कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने का मतलब हम इसको इधर दबाएंगे, स्प्रिंग चाहेगा हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगाना, हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जैसे फ्रिक्शन लगाता है। फ्रिक्शन भी क्या करता है, जिधर हम जाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा हमारी मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। और सेम चीज इसमें भी होता है, अगर स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगर हम इसको दबाएंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हमेशा हमारे से उल्टा ही करेगा वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और अब होता क्या है कि जब हम इसको खींचते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इलोंगेशन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा तो ये कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कोई बताओगे कैसा दिखेगा? बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हो जाएगा। हमने इधर फोर्स लगाया हुआ था, फोर्स लगाया था इधर, एफ एस लगा था, और इसमें कुछ जो इलोंगेशन आया ना, उस इलोंगेशन को दिखाते हैं कि वो इलोंगेशन क्या है। एफबीडी नहीं है ये इसका मैं दिखा रहा हूं अलग अलग पोजीशन पे किस तरह से। अरे क्या कर रहा, मान लो पहले ये स्प्रिंग इतना बड़ा था, ये स्प्रिंग इतना बड़ा था, अब इलोंगेशन के बाद तुम देख रहे हो इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई है, लेंथ इसकी बढ़ गई, बढ़ के क्या हो गई, इतनी, ठीक है। तो इलोंगेशन आया इसमें कितना, एक्स, एक्स, एक्स इलोंगेशन आया है, ठीक है। तो फोर्स तो हमने लगाया इधर की तरफ, ये अप्लाइड फोर्स है, और इलोंगेशन भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, इलोंगेशन में इसी डायरेक्शन में हुआ है। तो अगर हमने अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एक्स कर दोगे, लेकिन हमें निकालना है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग तो देखो जितना हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है सेम उतने ही अमाउंट का रिएक्शन में क्या करता है, स्प्रिंग फोर्स भी पीछे की तरफ लगाता है, पीछे की तरफ। क्या हो गया भाई, एफ एस सेम, जितना एफ लगा उतना ही पीछे की तरफ भी लगता है स्प्रिंग पे फोर्स, ठीक है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो एफ इक्वल टू एफ एस, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और एफ एस क्या है, फोर्स बाई स्प्रिंग, ठीक है। तो हमें निकालना है कि हमने जब इसको यहां से लेके यहां तक इलोंगेट किया ना, तो इसने, स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर हमें निकालना होगा तो बताओ क्या करोगे, स्प्रिंग फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट निकाल लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स लगा उधर, तो बताओ क्या स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ इसमें क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बना, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो देखो, तो स्प्रिंग फोर्स होता कितना है? वो होता है माइनस का के एक्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है इतना, माइनस का के एक्स। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये देखना है कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, वो होता है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम बस याद कर लेना, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन निकलता है इंटीग्रेशन मेथड से, जो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस इतना याद रख लेना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इस पे इक्का दुक्का तुम्हें सवाल मिलेगा 9th में। ठीक है, इक्का दुक्का सवाल मिलेगा, मॉड्यूल में है और तुम्हारे डीपीपी में भी मिलेगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे WSF क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद यहां पर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है? इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, या तो इलोंगेशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है, तो ये चीजें हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, इलोंगेशन दिया रहेगा, तो तुम निकाल सकते हो कि इसमें कितना वर्क डन हुआ है, या फिर यही तुम्हारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। ये तो तुम्हारा वर्क डन हो गया, लेकिन इसी का तुम लिखोगे कि क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर। लिख लियो। ये फोर्स भी तुम्हें याद रहने चाहिए। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स होता है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो इलोंगेशन हम कहां से लेते हैं? इनिशियल, जब हम मान लो ये स्प्रिंग है, अभी यहाँ ये कनेक्टेड है इससे, इसका जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम में भी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से अपना खींचा, खींचा तो इलोंगेशन होगा, तो x इधर से यहाँ बढ़ेगा, इसको हम मानेंगे 0,0 या 0 पॉइंट पे है, इसको मैंने इधर खींचा तो ये क्या होगा? इलोंगेट हुआ, x इधर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? आ जाएगा इधर की तरफ, मतलब स्प्रिंग इधर की तरफ लगा रहा है। जब इधर खींचे तो इलोंगेशन इधर हुआ, इधर कंप्रेस किए तो कंप्रेशन इधर की तरफ आएगा, x इधर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एफ एस क्या होता है, मतलब क्या है? स्प्रिंग फोर्स है, माइनस के एक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो इसी का क्या होता है? पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इसमें ज्यादा सवाल तुम्हें नहीं दिखेगा, इक्का दुक्का सवाल कहीं दिख जाए तो दिख जाए। हो गया पक्का? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन। अब क्या है था ना, एनर्जी मैंने क्या बताया था, जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था वहां पे मैंने क्या बोला था कि सारे सिस्टम का एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है।
बदलने के बाद भी उस सिस्टम को टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो टोटल इस यूनिवर्स की भी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा ट्रांसफर, उसका जो है ना कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बॉल के केस में, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पे थी, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और लास्टली अगर तो ये ग्राउंड को टच करने को होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो क्या हो गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वही चीज है यहाँ पर, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे पहला क्या है तुम्हारा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मोशन में। मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे अंदर केमिकल आया, केमिकल कहाँ से आया भाई, फूड से आया। हमने जो फूड लिया, फूड से क्या आया, केमिकल एनर्जी आया। उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक ट्रांसलेशनल मोशन कर दिया। हाँ, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद मान लो अगर ये किसी को ठोक दिया, किसी भी चीज को ठोका, शेप चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हुआ। हाँ, शेप चेंज हुआ तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, अब है रेडिएंट एनर्जी। जो सन है, सन क्या करता है, एनर्जी देता है हमें, लाइट एनर्जी देता है, हाँ हीट एनर्जी देता है, जिसके कारण से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है उसका। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वहां से सोलर एनर्जी मिलती है, जिससे क्या होता है, फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन तैयार करता है, केमिकल्स तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है। हाँ, करता है ना, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं, हमें मिल जाता है वो केमिकल एनर्जी। फिर हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये फ्यूल है। फ्यूल क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, कार्बनिक सब्सटेंस होता है। हाँ, तो उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने बाइक में करते हैं, कारों में करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं, जिससे क्या होता है, वो मोशन कर पाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में। और ये कहाँ पे होता है, जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, ओवन हो गया, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो बल्ब है, बताओ बल्ब में क्या हो रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जो वो 100 वाट का बल्ब होता है, उसमें क्या होता है, दोनों चीजें होता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, दोनों में कन्वर्जन होता है उसका। तो हाँ, हाँ, उसका फिलामेंट ज्यादा हीट होता है। ये तो तुम्हारा क्या होता है, एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जिसके कारण से ये हीट ज्यादा जनरेट नहीं करता है। तो एनर्जी का कन्वर्जन हर जगह होता रहता है। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर अभी क्या है, केमिकल एनर्जी है, जिसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, अभी साउंड एनर्जी में हो रहा है। मैं बोल पा रहा हूँ, हाँ, मेरे से क्या हो रहा है, साउंड निकल रही है। और ये जो माइक है, माइक क्या कर रहा है, इसको, इस साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल बैटरी है ना, केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके क्या कर रहा है, वो साउंड से निकाल रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। हर जगह जहां भी एनर्जी तुम्हें दिख रहा है ना कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी रिलीज होके ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, वो उसका कन्वर्जन रेगुलर होता रहता है। तभी तो मैंने बताया था कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ये, पावर। पावर क्या होता है, डेल्टा, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो हम वर्क किस रेट से कर रहे हैं ना, किस रेट से वर्क कर रहे हैं, वो क्या होता है, पावर होता है। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में दो बच्चे हैं, तुम दोनों बच्चे को 100 ईंटें उठाने को बोला जाए। ठीक है, 100 ईंटें उठा के सेम डिस्टेंस पे रखने को बोला जाए। ठीक है, अब उसमें से मान लो किसी ने क्या किया, 100 ईंटों को 5 मिनट के अंदर रख दिया वहां पे। ठीक है, किसी ने 100 ईंटों को सेम जगह पे 2 मिनट में रख दिया, तो पावर किसकी ज्यादा हो गई, जो कम टाइम में किया। हाँ,
जो कम टाइम में किया उसने क्या किया, उसके पास ज्यादा पावर था। हाँ, सच में? अच्छा, मैंने टाइम क्यों लिया था उसमें, टाइम क्यों बताया था कि ये 2 मिनट में किया, ये 5 मिनट में किया? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो कम टाइम में कर लेगा। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहता है, तुम ज्यादा नहीं खाती हो, नहीं खाती हो, अच्छा ये ज्यादा खाती है, तो तुम तो इतना नहीं पढ़ती हो, फिर क्यों, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहती है, फिर पढ़ती क्यों नहीं हो? कहाँ पढ़ती हो? हमेशा एक न, एक या दो कॉन्सेप्ट तुम हमेशा भूल ही रहती हो, हमेशा। मैं समझ रहा हूँ, तुम कह रही हो कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेगा, कम टाइम में करेगा। मैं दोनों को सेम एनर्जी दे रहा हूँ, टाइम अलग अलग दे रहा हूँ, फिर कोई आलसी है, फिर तुम्हारे पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, इसके पास भी 100 जूल एनर्जी है, आगे बात समझ में? तुम्हारे पास 100 जूल है, इसके पास भी 100 जूल एनर्जी है, तुम दोनों को 10 मिनट दिया गया एक सामान को उठा के कहीं रखने को, तुमने उसको उठा के रखा 10 मिनट के 10 मिनट में और इसने 5 मिनट में रखा, तो पावर किसकी ज्यादा हुई, इसकी पावर ज्यादा हुई, है कि नहीं है? क्योंकि इसने उसको 5 मिनट में करके रखा और तुमने उसको 10 मिनट में करके, जबकि दोनों के पास सेम एनर्जी थी, कितनी थी, 100 जूल एनर्जी थी। इसने उसको 5 मिनट में रखा, तुमने रखा 10 मिनट में, तुम्हारी पावर क्या है, कम है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एनर्जी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने कितना टाइम में उस वर्क को किया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट बाय विच वर्क इज डन, कितने समय में तुमने वर्क किया है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क बाई टाइम। हाँ, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिखते हैं। हैं? हाँ, वो 11th में जब पढ़ोगे ना, तो हाँ, डी एक्स बाई डी टी, वो सब जो है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो 11th में लगाते हैं। अभी लगाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी वो सब नहीं बताना। वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, या तो जूल पर सेकेंड कहोगे, क्योंकि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या फिर वाट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहीं से सवाल भी सवाल के यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर हमारे पास P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, और T इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई पी। तो सवाल कुछ भी हो, फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। अब पावर के देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, पावर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तुमने सुना होगा 100 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 150 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, 1000 मेगावाट, सुना है ऐसा, सुना है ना? ये सब क्या किसके यूनिट है, पावर के। क्या तुमने एक और चीज सुना है, 1 HP? तुम्हारा मोटर कितने एचपी का भाई, 2 HP का मोटर है। 2 HP, एचपी का मतलब क्या, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, घोड़ा खींचते क्या उसको, नहीं, ये
क्या है, पावर का एक यूनिट है, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर। मुझे लगता है कि घोड़े के पास जितनी एनर्जी रहती है ना, जितना पावर रहता है घोड़े के पास, जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है, उसी को क्या बोल दिया गया है, 1 HP बोल दिया गया है। इसके पीछे की कहानी मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन 1 HP इक्वल टू होता क्या, मैं बता देता हूं। ठीक है, वो आता है कॉमर्शियल यूनिट में। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना, नहीं, CI, अरे यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि भाई 1 किलो इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है 1K इक्वल टू, अरे तुम्हारे 1K फॉलोवर है, मतलब क्या, कितने फॉलोवर हुए, फॉलोवर में पता चल जाता है कि ये 1K मतलब 1000 फॉलोवर है, लेकिन 1K पूछ दिया तो नहीं आया, सुना नहीं था, साउंड कम है क्या, बढ़ा दे, नहीं ना, 1K मतलब कितना, 1000 ना। अगर मैं यहीं पे 1 किलो वाट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, है कि नहीं है। एक बात बताओ, 1K इक्वल टू कितना, 1000, अगर 1 kg लगा दे तो क्या हो जाएगा, ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम होता है, तुमने पढ़ा है ना। तो वही चीज यहां पे भी है, अगर 1K इक्वल टू 1000 होता है तो वाट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। उसके बाद 1 HP इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, 746। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ लेता है, जनरल कंपटीशन हो, तुम्हारा बोर्ड हो या कुछ भी हो, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट ये हो गया। 1 मेगावाट क्या होता है, 1 मेगावाट इक्वल टू, बताओगे, मेगा मतलब कितना होता है, 10⁶। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है। और ये होता है सबसे बड़ी यूनिट होती है पावर की, 10⁻, हम 6 में, मेगावाट में भी काउंट करते हैं। तुमने सुना होगा कि भाई यहाँ पर आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कितना, 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, या इतने मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है, इतने मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया है। ये सब क्या है, पावर, जितने भी ये बड़े बड़े यूनिट्स, कॉमर्शियल यूनिट्स होते हैं, उसको मेगावाट में लिखते हैं। और मेगावाट का मतलब क्या होता है, 10⁶। मेगा का मतलब क्या, 10⁶। जैसे 1K का मतलब होता है ना 10⁻3, वैसे ही 1 मेगा का मतलब होता है 10⁻6 मेगा। ठीक है, तो यहां पर 1 मेगावाट इक्वल तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 वाट। ठीक है, 10⁻6 वाट। ये होता है, इस पे हम सवाल अगली क्लास में कर लेंगे साढ़े के साढ़े। ये तुम्हारा चैप्टर लगभग लगभग क्या सब खत्म हो गया है। क्लास में, अगली क्लास में हम करेंगे खाली सवाल, और सवाल रहेगा सिर्फ तुम्हारा पावर पे, पावर बेस्ड रहेगा, और एनर्जी कंजर्वेशन पे कुछ सवाल करा देंगे, हाँ मोमेंटम वाले पे करा देंगे, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी रिलेशन वाला, और जो भी है देख लेंगे, जो भी बचा हुआ है।